ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 61 किया था एंड अभी इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे कम। ठीक है, ये क्वेश्चन की इमेज है एंड फॉर्मेट जैसे रोज बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे। ठीक है, हमेशा आमने सामने वाला आपको पेज लेना है। लेफ्ट पेज पे आपको पहले आधे पेज का रिवैल्यूएशन एंड आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो दूसरा पेज है उस पर आपको कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट, वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एंड फिर 5 या 6 लाइन का कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने के बाद बाकी पेज की आपको बनानी है बैलेंस शीट। लास्ट में वर्किंग नोट्स में मैं हमेशा गुडविल अकाउंट बनाने के लिए बोलता हूँ। ये कभी भी क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए बोलते नहीं है, मैं अपनी तरफ से हमेशा बताता हूँ एंड इससे हेल्प होती है, आपको प्रैक्टिस होगी 2 इफेक्ट्स करने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट है, मैं पहले से मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपको बनाना पड़ेगा हर एक सम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2017 the balance sheet of Abhir and Divya who were sharing profits in the ratio of 3:1। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 3:1 में इनका P&L रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ, मेरे काम आएगी। ओके, ये मैंने कॉपी कर ली। साइड में वर्किंग नोट्स में यहाँ पे साइड में ही बना देता हूँ, मेरे को बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3:1। ओके, 3:1 मतलब 3/4 एंड 1/4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल आपको दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इन तीनों अमाउंट्स पे मैं ऐसे बड़ा सा एक टिक लगा देता हूँ, आप तीनों अमाउंट पे इंडिविजुअली टिक लगा देना। तो अभी का कैपिटल आपको दिया हुआ है 6 लाख, दिव्या का कैपिटल आपको दिया हुआ है 4 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या कैरी फॉरवर्ड, जो आपको समझ में आए। ठीक है, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड 6 लाख एंड 4 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सिर्फ देख के लिखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेप 2 हमारा हमेशा, मैं जो भी रिजर्व्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करता हूँ। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, या आप गुडविल के स्टेप्स भी कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा ईजी लगे आप वो कर सकते हो। गुडविल के स्टेप्स भी सॉल्व कर सकते हो, या आप रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, फिलहाल इस सम में मैं रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको मैं टिक कर दूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। पर हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। ये रहा इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख रुपीज़ की एंड मार्केट वैल्यू जो है वो है 4,40,000। ओके, मतलब एडजस्टमेंट दी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टोटल 5 केसेस हैं, वो 4th चैप्टर में मैं सिखा चुका हूँ, उसमें से ये एक केस है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 5 लाख एंड आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 4,40,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थी 5 लाख रुपए, अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4,40,000, तो टोटल हमारा लॉस हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड 60,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 4,40,000 की हो गई, तो 60,000 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे हमेशा ऊपर यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के, 5-6 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले से ही, पार्टनर्स कैपिटल अधीर, दिव्या एंड जो भी है, वी से नाम दिया हुआ है किसी पार्टनर का, न्यू पार्टनर विभो। ठीक है, विभो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमेशा कुछ लाइन्स छोड़ के सारी एंट्रीज करने की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ये 1 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है,
तो ये 60,000 लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस करेंगे। सपोज करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिया हुआ होता तो ये 60,000 लॉस में रीवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट करता, ठीक है। पर यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करेंगे क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस, सेम वही स्टेटमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 60,000, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, एंड बाकी जो बच जाएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो, ठीक है। बाकी जो 40,000 बचे जाएंगे वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आउटर कॉलम में 0 आएगा। वैसे ही लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन लिखी है, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके ना मार्क्स आपको मिलने वाले हैं ना आपके मार्क्स कटने वाले हैं अगर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आउटर कॉलम में 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब ये जो 40,000 है ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड P&L रेशियो में। तो ओल्ड P&L रेशियो जो है वो इनका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3:1। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रेडिट साइड पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या IFR लिख देता हूँ, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म। अब टोटल कितना बच गया था, 40,000। तो 40,000 के दो पार्ट्स होंगे ओल्ड रेशियो के हिसाब से। 40,000 ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। यहाँ पे मैं दो पार्ट्स भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये होता है 30,000, एंड बाकी 10,000 पर फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। तो ये होता है 10,000। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कोई दूसरा रिजर्व दिया हुआ है, ओके, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व में आज तक मैंने कोई ऐसा सम नहीं देखा है जिसमें जनरल रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट्स हो, पर फिर भी मैं हमेशा चेक करता हूँ कि कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो जनरल रिजर्व पहली एडजस्टमेंट विबोर की है, दूसरी एडजस्टमेंट स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, थर्ड एडजस्टमेंट डेटर की है, फोर्थ एडजस्टमेंट 2 मंथ सैलरी की है, उसके बाद विबोर की एडजस्टमेंट है वापस से, ठीक है। इस सम को ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करो लिखना तो यहाँ पे ऊपर लिख देना, मार्जिन में ऊपर लिख देना मेथड इक्वल्स टू प्रपोर्शनेट मेथड, ठीक है। प्रपोर्शनेट मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड क्यों बोलते हैं, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, वो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, पर लास्ट में कुछ चेंजेस हैं इसमें। तो जनरल रिजर्व कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जनरल रिजर्व, एंड जनरल रिजर्व में 1,20,000, उसके दो पार्ट्स, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 90,000, एंड 1,20,000, इसका ऑब्वियसली 30,000 आएगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/4, 30,000। ये मैंने रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके दो इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट्स होती है उनका हम सिर्फ एक ही इफेक्ट करते हैं, सेम साइड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एसेट साइड पे और कोई रिजर्व आपको नहीं दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को मैं टिक करना भूल गया, इन्वेस्टमेंट्स को टिक कर देते हैं, जो भी होता जाए उसको टिक करते जाओ ऐसे अपने टेक्स्ट बुक में। हाँ, अब ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ध्यान दो, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज का PF का पैसा है जो हर साल या हर महीने सैलरी में से कटता है, PF में डलता है। ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ये अपने काका का पैसा नहीं है जो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ये पैसा, इसको रहने देंगे, लास्ट में कोई एडजस्टमेंट होगी तो कर देंगे, नहीं तो देख के लिखने के मार्क्स वाले स्टेप में इसका भी इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रेशियो, ठीक है, एंड देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गुडविल के स्टेप कर रहा हूँ अभी मैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, सही है, मतलब वो अपना पैसा कैश में लेके आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है विभोर शैल ब्रिंग, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो लेके आएगा कैश में, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैश कितना दिया हुआ है, अच्छा बैंक दिया हुआ है, ये रहा कैश एट बैंक, ये दिया हुआ है 1,40,000। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट,
ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,40,000 एंड बैलेंस, इसका जो भी बैलेंस है वो मैंने लिख दिया, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, जो आपको समझ में है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल के आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते हैं, पर एसेट साइड पे कोई भी ओल्ड गुडविल दिया नहीं हुआ है। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में प्रीमियम का पैसा आता है, कितना पैसा आने वाला है, 80,000। तो 80,000 पैसा आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक है, वो मैं बैंक अकाउंट में करूंगा डेबिट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 80,000 बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इसका दूसरा इफेक्ट होगा गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 80,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसके लिए पहले न्यू रेशियो वगैरह सब फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर, एंड उसके आगे इनकी कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी हुई है। मतलब ये केस ए है। ओके, ये केस ए है, ध्यान दो, केस ए। एंड केस ए में एक ट्रिक मेरे को पता है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, एंड जब मैंने रूल समझाए थे तभी भी मैंने बताई थी। ठीक है, केस ए में कैसे निकालते हैं, मैं पूरी कैलकुलेशन अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करूँगा एंड डायरेक्टली उससे ही हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा वीज रेशियो, विभोर का रेशियो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 1/5। ठीक है, 1/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्टली ट्रिक कैसे काम करती है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले 1/5 है, 1/5 है तो 5 में से डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 4। फिर इस 4 को मैं इस 3 से, ये जो 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने अभी रेड कलर का कर दिया जस्ट। तो 4 3 जा क्या होता है, 12। फिर इस 4 को, ये वाला जो 4 है, उसको मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये ट्रिक है, सिर्फ इसमें ही काम करती है, सिर्फ केस ए में काम करती है। तो ये हो जाएगा 4 1 4, एंड फिर ये 3 और 1 को प्लस कर देंगे, ये रेड वाला 3 और 1 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 4। तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया, 12:4:4। अच्छा, आप कटाम कुटी भी कर सकते हो, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया 3:1:1, मतलब 3/5, 1/5, 1/5। आपको अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आती है या आपको ये ट्रिक नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी पूरी बड़ी मेथड है, वो आप कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सपोज करना पड़ेगा प्रॉफिट, कि 1 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से वी को मिलेगा 1/5, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको इस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई अलग आंसर नहीं आना है, पर मैं फिलहाल मैं ट्रिक से ही करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो, अब ध्यान दो, ये वो मैं रूल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इन केस ए ओनली ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सिर्फ केस ए में ऐसा होता है, सिर्फ केस ए में ऐसा होता है कि ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है, नहीं तो आपको सेक्रीफाइस अलग से एंड सेक्रीफाइस रेशियो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि केस ए है, एंड केस ए में ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो सेम ही होता है। ओके, सिर्फ केस ए में, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो भी कितना होगा, 3:1। मैं वापस एक अलग से कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस पर फोकट का टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारा आ गया 3:1। नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे जो 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का आया था उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 80,000 के होंगे हमारे 2 पार्ट्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये होता है 60, एंड फिर 20 आएगा आंसर, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 20। इसका दूसरा इफेक्ट होगा गुडविल अकाउंट पे। गुडविल अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखूंगा 2 एज कैपिटल अकाउंट 80 का 3/4,
60,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डीज कैपिटल अकाउंट। आपको फुल फॉर्म लिखना है, नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। 20,000 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसका भी इफेक्ट हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद स्टेप 4 होता है गुडविल का। गुडविल के स्टेप 4 में पार्टनर्स प्रीमियम का कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि पार्टनर्स ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ किया। फिर उसके बाद होता है स्टेप 5, ठीक है, एंड उसी लिए मैं ये सम करा रहा हूँ। स्टेप 5 में न्यू पार्टनर मतलब ये जो विभोर है वो अपना कैपिटल का पैसा लेके आएगा। ओके, पर इस क्वेश्चन में कितना पैसा लेके आएगा विभोर, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विभोर विल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, थोड़ी भारी अंग्रेजी हो गई, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विभोर जो तीनों का टोटल कैपिटल होगा उसका 1/5 लेके आएगा। इसको थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। ये बैलेंस शीट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन तीनों का जो कैपिटल का टोटल आएगा, ए का, डी का एंड वी का, उसका जो टोटल आएगा यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो अमाउंट आएगी यहाँ पे, जो भी अमाउंट आएगी, उस अमाउंट का विभोर 1/5 लेके आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें विभोर की अमाउंट पता ही नहीं होगी तो बाहर वाला टोटल कैसे आएगा, और बाहर वाला टोटल अगर नहीं पता होगा तो विभोर का कैपिटल कैसे आएगा। ओके, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में, मेरे को वही बताना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ नसीब वालों की सही होती है। अगर आपका पूरा सम सही है, अगर आपकी सारी कैलकुलेशन सही है तो आपकी ये वाली पॉइंट सही होगी। कोई भी मिस्टेक है, एक जीरो कम या ज़्यादा भी लगाया हुआ होगा आपने, तो ये आपका पॉइंट रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे बाहर वाली अमाउंट आएगी, बाहर वाली अमाउंट या अंदर वाली अमाउंट कैसे आएगी, वो मैं बताऊँगा, चिंता नहीं करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दूसरी एडजस्टमेंट सॉल्व कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके इफेक्ट्स पहले लिख देता हूँ ताकि मैं बाद में भूल नहीं जाऊँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। इसकी अमाउंट मेरे को नहीं पता पर इफेक्ट तो मेरे को पता है ना, तो इफेक्ट कर दिया मैंने। आप भी ऐसे ही करना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू वीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी अमाउंट मेरे को नहीं पता पर इफेक्ट तो मेरे को पता है ना, तो इफेक्ट मैंने कर दिया पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये एडजस्टमेंट पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट लिखी हुई है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये रही। स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख रुपीस, वो मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक एंड इनर कॉलम में मैं लिख देता हूँ 3 लाख। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू है, मतलब स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। अगर ज्यादा लिखी हुई है स्टॉक की वैल्यू तो हम कम कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो हम कम कर देंगे। कितनी ज्यादा लिखी हुई है स्टॉक की वैल्यू? 20,000। तो 20,000 रुपीज ज्यादा लिखी हुई है स्टॉक की वैल्यू, तो हम कम कर देंगे। 20,000 यहाँ से माइनस करूंगा तो 2,80,000 आएगा। अभी स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू थी 20,000 रुपीज, ज्यादा लिखी हुई थी 20,000 रुपीज, तो मैंने कम कर दी। अच्छा, अब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, मतलब हमारा लॉस हो गया। तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट, 20,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है बहुत। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 रुपीज वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब एक हमारा डेटर था जो हमारे पैसे खा गया था, 5,000 रुपीज हमने डेटर का लॉस लिख दिया था, उसमें से अभी उसने 4,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 4,000 का क्या करना है वो मैं बताता हूँ। 4,000 उसने पे किए, ये हमारा बैड डेट्स थे। बैड डेट्स मतलब लॉस, एंड बैड डेट्स रिकवरी मतलब हमारी इनकम। तो 4,000 रुपये आएगा, वो मैं बैंक अकाउंट में डेबिट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000। इसका दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड।
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। ओके, अब स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक खा जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये उसको देने थे, उसका बेड डेट्स था 5,000 रुपये, पर उसने 4,000 रुपीज़ पे किए इन फुल सेटलमेंट। तो फिर स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखे हैं 1,000 रुपीज़ का इफेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि 1,000 रुपीज़ जो है वो हमारा लॉस है, क्योंकि 1,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दो, ये जो 5,000 दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक लो, पेन लो एंड ये 5,000 रुपीज़ को सर्कल करो ऐसे एंड इसके ऊपर ऐसे जिब्रिश कर दो जो भी, ठीक है, कट कर दो इसको, क्योंकि ये 5,000 रुपीज़ हमारे कोई काम का नहीं। क्यों कोई काम का नहीं है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब क्वेश्चन में ये 5,000 रुपीज़ हमने बैड डेट्स पहले से ही लिख दिया था। अब इसकी कोई उम्मीद नहीं थी हमें मिलने की, पर फिर भी अभी 4,000 रुपीज़ मिले हैं, तो वापस से 1,000 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 5,000 रुपीज़ पहले से ही अपने बैड डेट्स लिखे हुए हैं। मतलब 5,000 का लॉस हमने पहले से ही लिखा हुआ है, उस पर से अभी 4,000 मिल गया, तो 1,000 रुपये का लॉस वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 5,000 रुपीज़ जो आपको दिया हुआ है कोई काम का नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसका सिर्फ यही इफेक्ट होगा। 4,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट, पैसे आएंगे एंड वो हमारी इनकम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 मंथ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब हर महीने की सैलरी होती है 6,000 और हमारी 2 महीने की सैलरी बाकी है पे करनी, आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी में मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने की सैलरी, मतलब टोटल 12,000 रुपीज़ सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारा लॉस होता है, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करता हूँ क्योंकि हमारा प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट बिफोर की है, वो पूरे सम के बाद ही होगी। अब हमारा सबसे फेवरेट स्टेप देख के लिखने के मार्क्स, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स है 2,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ देख के लिखना है। क्रेडिटर्स 2,20,000, उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपए, एम्प्लॉयज का पैसा 1,00,000 रुपए, सेम टू सेम मैंने देख के सिर्फ लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने कुछ इसमें छेड़ा नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसके बाद बाकी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स बाकी है लिखना 6,50,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स 6,50,000। अब क्वेश्चन में बैड डेट्स रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूँ, नॉर्मली ये 50,000 बैड डेट्स हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं माइनस में, यहाँ पे एक टार्ट फॉर्मेट में बनाता हूँ हमेशा BD BD BDR BDR, एंड उसमें से ये जो भी अमाउंट दी हुई है 50,000 वो मैं माइनस करता हूँ। पर इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी, इसीलिए कोई भी एडजस्टमेंट डेटर्स की नहीं दी हुई थी, इसीलिए ये मैं जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही लिखूंगा। जैसा क्वेश्चन में 50,000 माइनस किया हुआ है वैसे ही मैं भी यहाँ पे 50,000 माइनस करूंगा एंड आउटर कॉलम में आएगा 6 लाख, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कोई अमाउंट ऐसी नहीं बाकी है जो कि लिखना बाकी हो, मतलब क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हो गई। अब इसके बाद हम टैली करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 20 एंड 12 होता है 32,000, वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 32,000। 32,000 में से ये ऊपर 4,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 28,000। ये 28,000 लॉस है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, ये
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस एंड 28,000 के दो पार्ट्स होंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 21,000 मिलेगा ए को लॉस एंड बाकी का 7,000 लॉस होगा डी का। अब यहाँ पे हुआ रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट, सॉरी क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आपको हमेशा ये लिखना है लॉस, टीचर को पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट है कि लॉस है, 21,000 एंड 7,000। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते हैं, ठीक है। अभी तक भी मेरे को ये विभोर वाली अमाउंट नहीं पता है, ठीक है, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। अभी का कैपिटल, क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल इसका आ रहा है 7,80,000, वही 7,80,000 आप यहाँ पे लिखोगे एंड जो डिफरेंस है इसका, ठीक है, 7,80,000 में से 7,80,000 माइनस 21,000, तो जो डिफरेंस है 7,59,000 वो बैलेंस सी एफ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डेबिट होगा एंड बैलेंस शीट में वो ए के कैपिटल में लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7,59,000। ओके, बाकी आ जाते हैं डी पे, दिव्या पे, ठीक है। तो दिव्या का कैपिटल भी टोटल कर लेते हैं, वो आ रहा है 4,60,000। 4,60,000 में से ये 7,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4,53,4,53, वो यहाँ पे करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, ठीक है, 4,53,000। अब वी की अमाउंट नहीं पता है एंड इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं इस क्वेश्चन में, अभी क्या, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। वी की अमाउंट, जब तक ये वाली बाहर वाली अमाउंट नहीं फाइंड करोगे तब तक वी की अमाउंट आएगी नहीं। अब वी की अमाउंट आएगी नहीं तो बाहर वाली अमाउंट भी नहीं आएगी, तो सर करें क्या हम, ठीक है। तो उसका एक उपाय है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वी मतलब विभोर जो है वो कितना कैपिटल लेके आने वाला है, टोटल कैपिटल का 1/5। विभोर टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी, वापस कॉपी कर लेते हैं, कोई ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विभोर का कैपिटल 1/5। अच्छा, क्वेश्चन में 1/5 की अमाउंट कितनी होगी ये पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसकी अमाउंट मेरे को पता नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास है अभी कैपिटल, दो लोगों का कैपिटल हमें पता है, ठीक है, दो लोगों का कैपिटल हमें पता है, एक हमें पता है ए का कैपिटल, एक हमें पता है डी का कैपिटल। मैं साइड में इनका टोटल कर लेता हूँ, 7,59,000 ये ए का कैपिटल है एंड 4,53,000 ये डी का कैपिटल है। तो टोटल अभी हमारे पास 12,12,000 रुपये का कैपिटल पड़ा है। 12,12,000 रुपीज़ का कैपिटल हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी बस अक्ल यूज़ करनी है, ध्यान दो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास अभी जो कैपिटल है वो है 12,12,000। अब ये ध्यान से समझना, ये वाली लाइन से ही ये वाला सम सॉल्व होगा। अगर 1/5 विभोर लेके आने वाले, मतलब टोटल कैपिटल अगर सपोज करो 1 है, यहाँ पे मैं साइड में वो भी लिख देता हूँ, सपोज टोटल कैपिटल इज 1 रुपीज एंड उस 1 रुपीज में से विभोर सपोज करो लेके आने वाला है 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कैपिटल कितना बचेगा, 1 में से हम 1/5 माइनस कर देंगे, 1 में से 1/5 माइनस कर दोगे मतलब 4/5, तो बाकी जो कैपिटल बच गया वो कितना होगा, 4/5। मतलब अगर 1/5 फाइंड करना है तो 4/5 तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जो टोटल हमारा आया, जो टोटल 12,12,000 रुपीज़ हमारा आया वो क्या है, 4/5 एंड 1/5 हमें फाइंड करना है। टोटल कैपिटल कितना है 1, वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि विभोर की अमाउंट जब तक मैं फाइंड नहीं करूंगा तब तक मेरे को टोटल कैपिटल नहीं पता चलेगा। और मेरे को ये पता है कि विभोर टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट लेके आने वाला है, तो बाकी जो अभी हमारे पास पड़ा है पहले से ही 1/5 अगर विभोर लेके आएगा तो बाकी जो कैपिटल हमारे पास पड़ा है 12,12,000 रुपये, वो क्या है, वो 4/5 है।
ठीक है, वो इसकी कैलकुलेशन ये रही। अब यहाँ पे बस आपको प्यार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 12,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 1/5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 4/5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो जाएगा 12,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 4/5 यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे। ये प्योर मैथ्स है, इसमें मुझे कुछ नहीं समझाना है, ठीक है। बस अभी इसकी कैलकुलेशन 12,12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो इसका आंसर आ रहा है 3,03,000 रुपीज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 3,03,000। ये विभोर का कैपिटल है, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, विभोर्स कैपिटल 3,03,000, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट करूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/5 कैपिटल विभोर लेके आएगा, टोटल कैपिटल को मैंने सपोज किया 1 रुपये, तो बाकी का कितना कैपिटल बच गया 4/5। तो हमारे पास मतलब जो अभी कैपिटल पड़ा है वो कितना है 4/5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1/5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड 4/5 नीचे आके डिवाइड, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 3,03,000। ये 3,03,000 हम 5-6 जगहों पे लिखेंगे। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में, बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,03,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,03,000, फिर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 3,03,000 एंड बैलेंस CF में भी मैं लिखूंगा 3,03,000 एंड इसके टोटल लिखने के मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये टोटल अगर आप नहीं लिख रहोगे नीचे तो इसके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद दूसरा इसका एक 3,03,000 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 3,03,000 एंड बैंक अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा 3,03,000, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इफेक्ट कर दिए थे ताकि बाद में मैं कोई इफेक्ट भूल नहीं जाऊँ। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसका टोटल कर देते हैं। तो 3 अमाउंट्स हैं, 7,59,000 प्लस 4,53,000 प्लस 3,03,000, तो इसका टोटल आ रहा है 15,15,000। ये अमाउंट नहीं पता थी हमें, इसके लिए हमने वो कैलकुलेशन की। अब ध्यान दो, अगर आपको चेक करना है कि आपका सम सही है कि नहीं, तो ये टोटल कैपिटल है, इसका 1/5 निकाल के देखो, 15,15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, आपका आंसर 3,03,000 आना चाहिए। मैंने दबाया एंटर, 3,03,000 आया, मतलब मैंने कैलकुलेशन सही की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। बाकी सब तो सेम है, बाकी मैंने कुछ इतना न्यू नहीं सिखाया आपको, ओके। हर सम में ऐसा ही होगा, अभी हर सम में कुछ ऐसी पॉइंट्स नई पॉइंट्स होंगी, ठीक है। बाकी जैसे इन्वेस्टमेंट IFR में 4th चैप्टर में सिखा चुका हूँ, बैड डेट रिजर्व सिर्फ देख के लिखा है, स्टॉक की ओवर वैल्यू ये हम पिछले सम्स में भी कर चुके हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल हर सम में सेम ही है, ठीक है। कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब तो सेम है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स चेंज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैंक अकाउंट को टैली कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे मैं डबल लाइन सिंगल लाइन, ये सेम यहाँ पे भी डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन, टोटल कर देते हैं। तो ये सारी अमाउंट्स का जो टोटल है वो आ रहा है 5,27,000, वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 5,27,000, वो 5,27,000 यहाँ पे भी लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, जो आपको समझ में आए। इन ये 5,27,000 बैलेंस शीट में लिखना मत बोलना, नहीं तो टैली नहीं होगी बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस या कैश एट हैंड, जो भी आप लिखो, कैश एट हैंड। जैसे टेक्स्ट बुक में शब्द यूज़ किया हुआ है वो भी मैं लिख देता हूँ, कैश एट बैंक 5,27,000, ठीक है। गुडविल अकाउंट, इसका तो कभी कोई बैलेंस आएगा नहीं, ठीक है। 80,000 इसका क्रेडिट साइड का भी टोटल है, 80,000 इसका डेबिट साइड का भी टोटल है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है। उसमें कभी कोई बैलेंस आना भी नहीं चाहिए। अब लास्ट में हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड का टोटल, ये 4,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 6,00,000 प्लस 5,27,000, इसका टोटल आ रहा है 18,47,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी लाइबिलिटी साइड का भी टोटल करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में 15,15,000 प्लस 12,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,00,000, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ का टोटल भी आ रहा है
18,47,000 मतलब हमने कैलकुलेशन सारी परफेक्ट की। ठीक है, तो ये आपका सम खत्म हो गया एडमिशन का। क्वेश्चन नंबर 64, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ये रहा आंसर। 18,47,000 सही है। 3,03,000 विबोर का, परफेक्ट। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट। ठीक है, ये विबोर के कैपिटल की कैलकुलेशन की वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके लिखना सब। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले आधे पेज का रीवैल्यूएशन अकाउंट लेफ्ट पेज पे हमेशा। उसके बाद आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, आधे पेज का। दूसरे पेज पे सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट बनाना है, 5 या 6 लाइन का। ठीक है, ऐसे मैंने लाइंस छोड़ी, आपको लाइंस छोड़नी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट के नीचे बैलेंस शीट बनानी है। पॉज करके लिखते जाना प्लीज। अच्छा, ये रिकन्स्टिट्यूटेड की डेट जो है वो चेंज होगी। 1417 दी हुई है शायद क्वेश्चन में, जो भी दी हुई वो लिखना। पॉज करके लिखते जाओ। ठीक है, ये टोटल एंड वर्किंग नोट्स में गुडविल अकाउंट भी बना लेना, काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 64। ये कंप्लीट हो गया।